Good morning to my all dear students and faculty members who are watching this video and channel of our department. आज की जो व्याख्यान माला है ये माइक्रोबियल जेनेटिक्स पे रहेगी। पूर्व में क्लासिकल जेनेटिक्स के कुछ चैप्टर मैंने आपसे शेयर किए हैं। उसके बाद मॉडर्न जेनेटिक्स के चैप्टर आपसे शेयर किए हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के टॉपिक आपसे शेयर किए हैं। आज का जो व्याख्यान माला है माइक्रोबियल जेनेटिक्स, बहुत ही विशिष्ट व्याख्यान होगा ये। जैसा कि अपन जानते हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, उनमें कोई न कोई रिप्रोडक्शन की मैकेनिज़्म पाई जाती है। ये रिप्रोडक्शन का तरीका एसेक्सुअल टाइप का भी हो सकता है, सेक्सुअल टाइप का भी हो सकता है। एसेक्सुअल मेथोडोलॉजी जब होती है तो उसके अंदर कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है और जो संतति बनती हैं वो फिनोटिपिकली और जीनोटिपिकली अपने पेरेंट्स के समान होती है। जिन प्राणियों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें संतति में वेरिएशन डेवलप होती है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा उसमें गैमीट का प्रोडक्शन मियोसिस के द्वारा होता है, और मियोसिस जब होता है तो उसके अंदर जीन का विनिमय होता है, जीन का क्रॉसिंग ओवर होता है, और जीन का क्रॉसिंग ओवर होता है तो जीन की रीसफलिंग होती है। परिणाम स्वरूप संतति के अंदर वेरिएशंस डेवलप होती है और वो संतति फिनोटिपिकली और जीनोटिपिकली अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होती है। ज्यों-ज्यों ये प्रोसेस चलता रहता है, धीरे धीरे अच्छे जो करैक्टर्स हैं वो अकुमुलेट होते रहते हैं और नई स्पीसीज़ बनने की दिशा में स्पीशिएशन का जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। अब क्वेश्चन है कि माइक्रोब्स, पर्टिकुलरली बैक्टीरिया और वायरस, क्या इनमें अलैंगिक जनन होता है, क्या इनमें लैंगिक जनन होता है, क्या इनमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसका ट्रांसमिशन होता है, क्या इनमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो आज का जो व्याख्यान है इसी टॉपिक पे फोकस रहेगा। अब माइक्रोबियल जेनेटिक्स यानी एक माइक्रोब से दूसरे माइक्रोब्स में डीएनए का ट्रांसमिशन कैसे होता है, डीएनए का स्थानांतरण कैसे होता है, उसी पर आधारित ये चैप्टर है। तो बैक्टीरिया के अंदर, विशेषकर माइक्रोब्स के अंदर, 3 विधियों के द्वारा डीएनए का ट्रांसमिशन होता है। फर्स्ट इज बाय ट्रांसफॉर्मेशन, second method by transduction, third method by conjugation। ये तीनों ही टॉपिक एग्जाम ओरिएंटेड हैं और विशेषकर ऑनर्स लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, एमएससी के स्टूडेंट्स हैं, नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, प्री मेडिकल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनकी परीक्षाओं में इस टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये 3 विशेष मेथड है इसमें, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, इसके अंदर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसमिशन होता है, लेकिन विदाउट एनी कांटेक्ट, विदाउट एनी मीडिएटर। यानी इस विधि में एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का स्थानांतरण होता है, लेकिन दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे के संपर्क में भी नहीं आते हैं और इसके अंदर कोई मीडिएटर की भी आवश्यकता नहीं होती है। अब एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में बिना संपर्क के डीएनए कैसे स्थानांतरित होता है, उस विधि पे ये फर्स्ट टाइप है। ट्रांसडक्शन के अंदर एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफेज वायरस के द्वारा है, यानी फेज के द्वारा डीएनए का ट्रांसमिशन दूसरे जीवाणु में हो जाता है।
अब सेकंड मेथड में भी दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे के संपर्क में नहीं है। यहाँ पर एक बैक्टीरिया का डीएनए बैक्टीरियोफेज वायरस के द्वारा एक्वायर होता है, कैप्चर होता है, और इस वायरस के द्वारा फिर दूसरे बैक्टीरिया में इस डीएनए का ट्रांसमिशन हो जाता है। तो यहाँ पर जो बैक्टीरियोफेज वायरस है ये एक प्रकार से पोस्टमैन का कार्य कर रहा है, एक प्रकार से मीडिएटर का कार्य कर रहा है, एक प्रकार से ये वेक्टर का काम कर रहा है, एक तरह से ट्रांसमिटिंग जो एजेंट है उसका काम कर रहा है। और तीसरी जो विधि है कॉन्जुगेशन, इसके अंदर क्या होगा, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसमिशन होगा, लेकिन यहाँ पर दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। अब यहाँ पर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का स्थानांतरण हो रहा है, लेकिन यहाँ पर दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं। अब इसमें एक बैक्टीरिया डीएनए डोनेट कर रहा है, उसको पॉजिटिव स्ट्रेन के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे या डोनर बैक्टीरिया के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरा बैक्टीरिया डीएनए को रिसीव कर रहा है, उसको नेगेटिव स्ट्रेन के रूप में या रिसिपिएंट के रूप में इसको निरूपित करेंगे। अब यहाँ पर जो बैक्टीरिया डीएनए डोनेट कर रहा है वो मेल नहीं है, इसमें मेल फीमेल जैसी कोई क्राइटेरिया नहीं होती है बैक्टीरिया में। हाँ, सेक्स विलाई जरूर होती है। जो डोनर बैक्टीरिया होते हैं उनकी सरफेस के ऊपर छोटी छोटी विलाई होती है जिनको सेक्स विलाई के नाम से जाना जाता है, और उनकी बेसिस पे इनकी फिर डायग्नोसिस होती है। तो कुल मिला के 3 विधियाँ होगी। ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का स्थानांतरण होगा, लेकिन दोनों बैक्टीरिया में कोई संपर्क नहीं होता है। ट्रांसडक्शन में एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसमिशन बैक्टीरियोफेज वायरस के द्वारा होता है। और कॉन्जुगेशन के अंदर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसमिशन डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव बैक्टीरिया और नेगेटिव बैक्टीरिया इन दोनों के बीच में एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है, और उस कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा डीएनए का जो है वो स्थानांतरण होता है। अब ये मैकेनिज्म मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे होती है, कैसे परफॉर्म होती है, किन साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, उस पर मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो सबसे पहली जो विधि है इसमें दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण। ट्रांसफॉर्मेशन पे सबसे पहले जो प्रयोग किए थे वो साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ग्रिफिथ, इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की खोज की, और ग्रिफिथ सबसे पहले निमोनिया के लिए रेस्पॉन्सिबल जो बैक्टीरिया है न्यूमोकॉकस, उस पे अपना रिसर्च कर रहे थे, अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और मनुष्य में जो निमोनिया रोग जो होता है वो न्यूमोकॉकस बैक्टीरिया के कारण होता है। अब इस न्यूमोकॉकस बैक्टीरिया की 2 स्ट्रेन पाई जाती है, एक तो रफ स्ट्रेन, एक होती है स्मूथ स्ट्रेन। रफ स्ट्रेन जो होती है इसमें कोई कैप्सूल नहीं है, यानी रफ टाइप के जो बैक्टीरिया है इसमें सबसे भीतर प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर इसके अंदर सेल वॉल होती है। दिस इज सेल वॉल। तो रफ टाइप के जो बैक्टीरिया है उसकी सरफेस रफ है, खुरदरी है, चिकनी नहीं है, और इसके बॉडी वॉल में 2 कवरिंग है, सबसे भीतर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल। दूसरी तरफ स्मूथ जो बैक्टीरिया है इसकी बॉडी वॉल के अंदर 3 कवरिंग पाई जाती है। इसमें सबसे भीतर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल,
दिस इज सेल वॉल, और सेल वॉल के बाहर कैप्सूल, अभी इन दोनों फिगर में आप देख रहे हो, रफ टाइप के जो बैक्टीरिया है इनकी बॉडी वॉल में 2 ही कवरिंग है, प्लाज्मा झिल्ली, सेल वॉल। लेकिन स्मूथ टाइप के जो स्ट्रेन है इसके अंदर बॉडी वॉल में 3 कवरिंग है, सबसे भीतर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बाद सेल वॉल, इसके बाद कैप्सूल। अब इसमें रफ स्ट्रेन जो होता है ये निमोनिया रोग पैदा नहीं करता है, या इसमें निमोनिया रोग पैदा करने की इसमें कैपेसिटी नहीं है। इसलिए रफ टाइप का जो स्ट्रेन है इसकी नेचर जो होगी ये नॉन वायरुलेंट टाइप की है, यानी ये उग्र स्वभाव का नहीं है, और इसके अंदर निमोनिया रोग पैदा करने की इसके अंदर कैपेसिटी नहीं है। लेकिन स्मूथ टाइप का जो बैक्टीरिया होता है ये निमोनिया रोग पैदा करने में सक्षम है, और इसकी जो प्रकृति होती है ये वायरुलेंट टाइप की होती है। अब इसमें निमोनिया रोग पैदा किसके कारण होता है? ड्यू टू इट्स कैप्सूल, और इस कैप्सूल की जो फॉर्मेशन है ये एक पर्टिकुलर डीएनए की वजह से होती है, डीएनए की सीक्वेंस की वजह से होती है, और इस कैप्सूल की बॉडी में एंट्री के कारण मनुष्य में निमोनिया रोग पैदा होता है। तो ये तो निमोनिया के ये 2 टाइप होगी, रफ बैक्टीरिया और स्मूथ बैक्टीरिया। अब इस रफ टाइप के भी कई सब टाइप्स होती है जिनको प्रभेद के नाम से जाना जाता है, और वो उनकी अलग अलग केमिकल कंपोजिशन की बेसिस पे है। जैसे रफ टाइप की जो वैरायटी है इसके अंदर जैसे R सेकेंड, R थर्ड, R फोर्थ। इसी तरह स्मूथ जो बैक्टीरिया है इसकी भी कई प्रभेद हो सकते हैं, जैसे S सेकेंड, S थर्ड, S फोर्थ। अब ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक तो R सेकेंड बैक्टीरिया को चूज किया, और S थर्ड जो है इसको चूज किया, और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट 4 स्टेज में 4 पैटर्न में संपादित किए। फर्स्ट पैटर्न में क्या था, इन्होंने R सेकेंड बैक्टीरिया लिया, R सेकेंड, और R सेकेंड बैक्टीरिया का चूहे के अंदर इंजेक्शन दिया, तो पाया कि चूहे के अंदर कोई निमोनिया रोग पैदा नहीं होता है, नो निमोनिया, और चूहा जिंदा रहता है, अलाइव। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, रफ सेकेंड जो प्रभेद था इसका एक हेल्दी चूहे के अंदर इंजेक्शन दिया, और पाया कि इस चूहे के अंदर कोई निमोनिया रोग पैदा नहीं हुआ और चूहा जिंदा है, क्योंकि रफ प्रभेद है वो वायरुलेंट नहीं है। सेकंड कैटेगरी के एक्सपेरिमेंट में इन्होंने स्मूथ थर्ड, S थर्ड, इस बैक्टीरिया के प्रभेद का इंजेक्शन दिया, तो इन्होंने पाया कि चूहे के अंदर निमोनिया रोग पैदा हो गया और इस चूहे की डेथ हो गई। इस आधार पर इन्होंने पाया गया कि स्मूथ टाइप का जो स्ट्रेन है वो वायरुलेंट टाइप का है, इसमें निमोनिया रोग पैदा करने की कैपेसिटी है। थर्ड फेज में
इन्होंने क्या किया, एस थर्ड जो प्रभेद था इसको इन्होंने गर्म कर लिया, बॉईल कर लिया। अब बॉईल कर लिया तो इसकी सेल वाल, कैप्सूल, ये सारे डिस्ट्रॉय हो गए। इसका डीएनए जो था वो डीनेचर्ड हो गया, डीएनए छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिसइंटीग्रेट हो गया। और इस उबले हुए डीएनए का इन्होंने इस हेल्दी चूहे के अंदर इंजेक्शन दिया, तो इन्होंने पाया कि इस चूहे के अंदर कोई निमोनिया रोग पैदा नहीं हुआ, नो निमोनिया, और चूहा जिंदा था, रैट वाज अलाइव। अब चौथी फेज में इन्होंने क्या किया, ये जो उबला हुआ जो प्रभेद था एस थर्ड बॉइल्ड प्लस आर सेकेंड, इन दोनों के मिक्सचर, यानी उबले हुए एस थर्ड और आर सेकेंड, इन दोनों के मिक्सचर का इन्होंने चूहे के अंदर इंजेक्शन दिया। तो इन्होंने पाया कि इस चूहे के अंदर निमोनिया रोग डेवलप हो गया और इस चूहे की डेथ हो गई। अब ये 4 स्टेज में इन्होंने एक्सपेरिमेंट अपने संपादित किए। पहली स्टेज में केवल आर सेकेंड प्रभेद का इंजेक्शन दिया, चूहे के अंदर निमोनिया पैदा नहीं हुआ और चूहा जिंदा था। सेकेंड स्टेज में इन्होंने एस थर्ड, स्मूथ थर्ड प्रभेद का इंजेक्शन दिया, चूहे में निमोनिया रोग पैदा हुआ और चूहे की डेथ हो गई। थर्ड स्टेज में इन्होंने एस थर्ड प्रभेद को उबाल लिया, बॉईल कर लिया, और बॉईल करने के बाद में उसका चूहे में इंजेक्शन दिया, तो चूहे के अंदर निमोनिया डेवलप नहीं हुआ और चूहा जिंदा था। चौथी स्टेज में इस उबले हुए प्रभेद और ये साबुत आर सेकेंड, इन दोनों के मिक्सचर का इन्होंने चूहे में इंजेक्शन दिया, तो पाया कि चूहे के अंदर निमोनिया पैदा हो गया और चूहे की डेथ हो गई। अब क्वेश्चन है कि ऐसा कैसे हुआ, इसके पीछे रीज़न क्या था। इसके पीछे मेन रीज़न यही था कि एस थर्ड प्रभेद का जो डीएनए है, क्योंकि इन्होंने बॉईल कर लिया तो डीएनए के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बन गए, और इन फ्रैगमेंट में कोई भी बेस्ट फ्रैगमेंट जिसका पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर वेट होगा, पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होगी है, या जो कॉम्पिटेंट होगा पेनिट्रेशन के लिए, वो डीएनए का फ्रैगमेंट इस आर सेकेंड बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश कर गया और इस आर सेकेंड बैक्टीरिया के बाहर कैप्सूल की फॉर्मेशन हो गई। तो जो आर सेकेंड बैक्टीरिया नॉन वायरुलेंट था, जिसमें निमोनिया रोग पैदा करने की कैपेसिटी नहीं थी, उसके अंदर निमोनिया रोग पैदा करने की कैपेसिटी डेवलप हो गई। अब फिगर के रूप में जैसे मैं इसको दिखाऊं, जैसे ये आर सेकेंड में आप देख रहे हो प्लाज्मा झिल्ली वाइट कलर की है, सेल वाल नीले रंग की है। स्मूथ बैक्टीरिया में प्लाज्मा झिल्ली वाइट कलर की है, सेल वाल येलो कलर की है। तो ये इसमें जैसे ये आर सेकेंड ये सपोज प्लाज्मा झिल्ली वाइट कलर की, ये सेल वाल नीले रंग की। स्मूथ जो बैक्टीरिया है, इसके अंदर प्लाज्मा झिल्ली वाइट कलर में, सेल वाल येलो कलर में, और ये कैप्सूल है रेड कलर में। अब इस मिक्सचर में क्या हुआ, इस मिक्सचर में एस थर्ड, हालांकि एस थर्ड है वो डिसइंटीग्रेट है, लेकिन फिगर में मैं इसको साबुत ही दिखा रहा हूँ।
हाँ, एस थर्ड में सेल मेम्ब्रेन वाइट कलर में, सेल वॉल येलो कलर में, हाँ, और कैप्सूल रेड कलर में, प्लस आर सेकंड प्रभेद, हाँ, इसमें सेल मेम्ब्रेन वाइट कलर में, सेल वॉल ब्लू कलर में। हाँ, अब इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, यार सेकंड जो बैक्टीरिया है इसके अंदर सेल वॉल पहले नहीं थी, लेकिन स्मूथ के डीएनए के एंट्री के कारण इसके बाद कैप्सूल बन जाता है, और यार सेकंड जो बैक्टीरिया है इसकी स्ट्रक्चर इस तरह की बन जाएगी। इसकी प्लाज्मा झिल्ली वाइट कलर की, इसकी सेल वॉल नीले रंग की, और इस सेल वॉल के बाद ये रेड कलर का जो कैप्सूल होता है ये इसके अंदर डेवलप हो जाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, हाँ, बैक्टीरिया आर सेकंड है, नॉन वायरुलेंट, इसकी प्लाज्मा झिल्ली, इसके सेल वॉल, और इसके बाद जो कैप्सूल बन रहा है रेड कलर का, ये एक्चुअल में इस वायरुलेंट बैक्टीरिया का है। तो यहाँ पर जो शांत स्वभाव का जो बैक्टीरिया था, जो बैक्टीरिया निमोनिया रोग पैदा करने में कैपेबल नहीं था, उस बैक्टीरिया में इस कैप्सूल के बनने के कारण इसके अंदर वायरुलेंट प्रॉपर्टी डेवलप हो गई, इसमें निमोनिया रोग को पैदा करने की कैपेसिटी डेवलप हो गई। तो नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया वायरुलेंट बैक्टीरिया के अंदर कन्वर्ट हो गया, और ये विधि क्या कहलाती है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया का वायरुलेंट बैक्टीरिया के अंदर रूपांतरण हो रहा है। अब यहाँ पर आर सेकंड और एस थर्ड, इन दोनों बैक्टीरिया का एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं हुआ है, दोनों के बीच में कोई कॉन्जुगेशन ट्यूब नहीं बनी है, फिर भी ये डीएनए इसके अंदर एंटर कर गया। अब ये निमोनिया के जो बैक्टीरिया है हवा के अंदर होते हैं, बैक्टीरिया इज एवरीवेयर, बैक्टीरिया हवा के अंदर भी है, बैक्टीरिया पानी के अंदर भी है, बैक्टीरिया आपके ब्लड में भी है, बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जो फ्लूइड है उसके अंदर भी है, बैक्टीरिया मिट्टी के अंदर भी है, बैक्टीरिया इज एवरीवेयर। तो लाखों बैक्टीरिया में किन्हीं एक दो बैक्टीरिया में इस तरह की घटना जो होती है वो संपादित हो जाती है हवा के अंदर, पानी के अंदर। सभी बैक्टीरिया में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो बैक्टीरिया का यहाँ पर कोई संपर्क नहीं हो रहा है, केवल बाई चांस रैंडमली कोई भी डीएनए, वायरुलेंट का डीएनए नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर जाता है, और उसके एंटर करने के कारण नॉन वायरुलेंट जो स्ट्रेन होता है उसके अंदर वायरुलेंट प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। तो रूपांतरण की ये घटना ये कहलाती है ट्रांसफॉर्मेशन, और चूँकि ग्रिफिथ ने इसकी खोज की थी इसलिए इसको ग्रिफिथ इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब ये ट्रांसमिशन मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे होता है उसको मैं स्टेप बाय स्टेप फिगर के द्वारा आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस, एक्चुअल प्रोसेस कैसे होता है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। मॉलिक्यूलर लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है इसको सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे, एक तो नोटानी और सेटलॉ। इन दो साइंटिस्ट ने ट्रांसफॉर्मेशन की जो एक्चुअल डिटेल है, एक्चुअल जो मैकेनिज्म है इसका डिस्कशन किया था 1974 में। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो विधि है ये 4 पदों में संपन्न होती है। इसमें फर्स्ट स्टेप है दैट इज बाइंडिंग ऑफ डीएनए, बाइंडिंग ऑफ डीएनए। सेकेंड स्टेप इसमें होती है पेनिट्रेशन ऑफ डीएनए, तीसरी स्टेप इसमें होती है सिनेप्सिस ऑफ डीएनए,
और चौथी स्टेप इसमें होती है इंटीग्रेशन ऑफ डीएनए। तो यहाँ पर R सेकेंड बैक्टीरिया का डीएनए एस थर्ड प्रभेद का डीएनए R सेकेंड बैक्टीरिया में कैसे एंटर करेगा, उसकी ये विधि 4 पदों में संपन्न हो रही है। बाइंडिंग ऑफ डीएनए, पेंटेशन ऑफ डीएनए, उसके बाद सिनेप्सिस ऑफ डीएनए, फिर इंटीग्रेशन ऑफ डीएनए। हाँ, इनको मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहली जो स्टेप है दैट इज़ बाइंडिंग ऑफ डीएनए। अब सपोज ये मान लीजिए R सेकेंड बैक्टीरिया की प्लाज्मा झिल्ली सेल मेम्ब्रेन ये R सेकेंड बैक्टीरिया की सेल वॉल अब यहाँ पर प्लाज्मा झिल्ली और सेल वॉल, इसके बीच में एक खाली स्पेस भी होता है, इसको बोलते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। तो यहाँ पर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, इसके बीच में एक ब्लैंक स्पेस है, इस खाली स्पेस को बोलते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। और इधर ये मान लीजिए इस रेसिपिएंट बैक्टीरिया का डीएनए ग्राही बैक्टीरिया का डीएनए, और इसके बाहर ये ग्रीन कलर में जो दिखा रहा हूं, ये स्मूथ बैक्टीरिया के डीएनए, क्योंकि एस थर्ड प्रभेद को इन्होंने जब बॉयल किया तो एस थर्ड बैक्टीरिया की सेल वॉल, कैप्सूल, प्लाज्मा झिल्ली सारी वो डिसऑर्गेनाइज हो गई, डिसइंटीग्रेट हो गई, और स्मूथ बैक्टीरिया का जो डीएनए था वो डीएनए छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर कोई सेगमेंट छोटे भी हैं, कोई सेगमेंट इसके अंदर बड़े भी हैं, और ये डीएनए किसके हैं? एस थर्ड प्रभेद के। अब इन डीएनए में कोई स्मॉल साइज का है, कोई बड़े साइज का है, कोई छोटा साइज का है। कुछ डीएनए के अंदर पेंटेशन की कैपेसिटी है, कुछ के अंदर अटैचमेंट की कैपेसिटी है, कुछ के अंदर नहीं है। लेकिन इसमें जिस डीएनए के अंदर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगी 10 नाइट्रोजन क्षार की, वही डीएनए इस रब प्रभेद के अंदर एंटर कर सकता है, और ये सीक्वेंस हमेशा फिक्स होती है। ये सीक्वेंस कौन सी होगी? इस सीक्वेंस के लिए पर्टिकुलर नाइट्रोजन बेस का होना जरूरी है, जो कि 5 टर्मिनल से 3 टर्मिनल की तरफ होगा। एडिनिन, एडिनिन, ग्वेनिन, थाइमिन, ग्वेनिन, साइटोसिन, ग्वेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, एडिनिन, और ये 3 टर्मिनल। तो यहाँ पर ये जो स्मूथ बैक्टीरिया के डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, लेकिन जिस डीएनए में ये नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस होगी, वही डीएनए का फ्रेगमेंट इस रफ बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर सकेगा। अब प्रारंभ में जो अटैचमेंट होता है इसका, बाइंडिंग, प्रारंभ में बाइंडिंग रिवर्सिबल होती है।
डीएनए फ्रेगमेंट जुड़ता है, फिर सेपरेट हो जाता है, जुड़ता है, फिर सेपरेट हो जाता है, और 5-7 मिनट के बाद में ये बाइंडिंग इरिवर्सिबल हो जाएगी। एक बार डीएनए अटैच हो गया बैक्टीरिया की सेल वॉल के साथ, उसके बाद में इसका डिसोसिएशन नहीं होगा। तो यहाँ पर जो बाइंडिंग है डीएनए की बाइंडिंग ये स्टार्टिंग में तो होती है बाई डायरेक्शनल यानी रिवर्सिबल टाइप की, लेकिन बाद में यही बाइंडिंग ये कन्वर्ट हो जाती है यूनिडायरेक्शनल। तो पहले ये बाइंडिंग रिवर्सिबल है या उत्क्रमणीय प्रकार की है, और बाद में यही बाइंडिंग हो जाती है यूनिडायरेक्शनल या इरिवर्सिबल। अब क्वेश्चन है कि ये डीएनए फ्रेगमेंट इस सेल वॉल में कहाँ पर अटैच होगा? क्या कोई पर्टिकुलर पॉइंट है? क्या कोई पर्टिकुलर एरिया है? क्या कोई पर्टिकुलर लोकेशन है? या सेल वॉल में कोई स्पेशल स्ट्रक्चर है जहाँ पर ये डीएनए अटैच होगा? तो इसके लिए डेफिनेटली आंसर होगा यस, क्योंकि इस डीएनए की बाइंडिंग वहीं पर होगी जहाँ पर पर्टिकुलर रिसेप्टर्स प्रेजेंट हों, और ये रिसेप्टर्स जो होते हैं ये छोटी वेसाइकल्स के रूप में होते हैं, छोटी इन पॉकेटिंग पॉइंट्स के रूप में होते हैं। तो जहाँ पर ये रिसेप्टर्स होते हैं उन्हीं रिसेप्टर पॉइंट पर इन डीएनए की बाइंडिंग होती है। तो यहाँ पर ये जो सेल वॉल है रेड कलर में जो दिखाई है, इस सेल वॉल के अंदर डेफिनेटली यहाँ पर कुछ इनवर्ड इन्वेजिनेशन के रूप में इस तरह की संरचनाएं पाई जाएगी, और ये रचनाएं रिसेप्टर का कार्य करती है। इन रिसेप्टर पॉइंट के ऊपर ये डीएनए जो है वो अटैच होता है। तो ये जो रिसेप्टर साइट है, इस रिसेप्टर साइट के साथ ये स्मूथ बैक्टीरिया का डीएनए ये यहाँ पर अटैच हो गया। लेकिन इस अटैचमेंट के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होगी? एंटर करने वाले डीएनए में ये 10 न्यूक्लियोटाइड होने चाहिए। कौन से? एडिनिन, एडिनिन, ग्वेनिन, थाइमिन, ग्वेनिन, साइटोसिन, ग्वेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, एडिनिन, और इसकी एंट्री भी इसी डायरेक्शंस में होती है। तो ये तो इसकी सबसे पहली स्टेप है बाइंडिंग ऑफ डीएनए, यानी स्मूथ बैक्टीरिया का, वायरुलेंट बैक्टीरिया का डीएनए नॉन वायलेंट बैक्टीरिया की सेल वॉल में उपस्थित रिसेप्टर पॉइंट के साथ बंधित हो गया है, बाइंड हो गया है। अब बाइंड होने के बाद में इसका फिर होगा पेनिट्रेशन, दैट इज सेकेंड स्टेप। अब ये जो डीएनए है, ये डीएनए इस बैक्टीरिया के अंदर पेनिट्रेट करेगा, प्रवेश करेगा, लेकिन पेनिट्रेशन करते समय डबल स्ट्रैंड डीएनए के रूप में एंट्री नहीं होती है। इस डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, और उसके लिए एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट एंजाइम जो होता है उसकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ये जो आर सेकेंड जो बैक्टीरिया है, यानी नॉन वायलेंट जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया की इस सेल वॉल में इस पॉइंट पर एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट एंजाइम की एक्टिविटीज़ पाई जाती है। और इस एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट एंजाइम के कारण क्या होगा? ये डबल स्ट्रैंड डीएनए ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और इसकी एंट्री सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के रूप में होगी। तो ये डीएनए इसके अंदर एंटर करता है। अब ये डीएनए सेल वॉल से पेरिप्लाज्मिक स्पेस में आएगा, पेरिप्लाज्मिक स्पेस से प्लाज्मा झिल्ली के थ्रू एंटर करेगा, और प्लाज्मा झिल्ली का ये जो पार्ट है यहाँ पर मीजोसोम नामक रचनाएं भी पाई जाती है। पहले इन मीजोसोम्स को माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सियोसोम के समान मानते थे, जो माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे रेस्पिरेटरी साइकिल्स पाई जाती है, उसी तरह मीजोसोम्स के अंदर हैं कुछ रेस्पिरेशन से रिलेटेड एंजाइम्स पाए जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में मीजोसोम का रेस्पिरेशन से कोई लेन देन नहीं है। हाँ, ये डीएनए के ट्रांसफॉर्मेशन में भाग लेता है, डीएनए के स्थानांतरण में भाग लेता है,
डीएनए रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन श्वसन क्रिया में इसका कोई रोल नहीं है। अब ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए जो ही इस बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश करेगा, इस डीएनए के ऊपर सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग जो प्रोटीन्स होती है वो इसके साथ अटैच होती जाती है, एसएसबी प्रोटीन्स, ये इस डीएनए के साथ अटैच होती जाती है। अब इस डीएनए की एंट्री 5 टर्मिनल से हो रही है, 5 to 3 टर्मिनल, और जो डीएनए प्रवेश कर रहा है उस डीएनए के अंदर इस सीक्वेंस का होना बहुत ज़रूरी है। यदि ये सीक्वेंस नहीं होगी तो उस डीएनए का पेंटेशन नहीं होगा, उस डीएनए की इसके अंदर एंट्री नहीं होगी। इसके अलावा एकदम छोटे आकार के जो डीएनए हैं वो प्रवेश नहीं कर सकते, बहुत लंबे फ्रेगमेंट हैं वो प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो एंटर करने वाला जो डीएनए है उसमें अणुभार 30 लाख डाल्टन से ज़्यादा होना चाहिए। 10 लाख डाल्टन का डीएनए, 20 लाख डाल्टन का डीएनए है, इनके अंदर एंटर करने में कैपेबल नहीं है। और बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए कोई 90 लाख डाल्टन हो गया है, 1 करोड़ डाल्टन हो गया, तो बहुत लंबे डीएनए के जो फ्रेगमेंट हैं वो भी एंटर करने के अंदर सक्षम नहीं है। तो इनकी जो नॉर्मल रेंज है वो 30 लाख डाल्टन से 80 लाख डाल्टन के बीच में होती है, और इस अणुभार वाले डीएनए के जो फ्रेगमेंट होते हैं वो इसके अंदर पेंटेशन करने में सक्षम है, पेंटेशन करने में कैपेबल है। अब सेकेंड स्टेप के बाद में फिर इसकी थर्ड स्टेप आएगी, दैट इज सिनेप्सिस ऑफ डीएनए। सिनेप्सिस ऑफ डीएनए। अब सिनेप्सिस में क्या होगा, ये जो एंटर करने वाला जो डीएनए है ये अपने कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट पर इस रब बैक्टीरिया के डीएनए के साथ क्या होगा, अटैच हो जाता है, और इस अटैचमेंट के दौरान इस डीएनए में लोकल लेवल पर लूप बनता है, कि अभी तो ये कॉइल्ड है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं और इसके अंदर लूप बनेगा, और इस लूप को फिगर के रूप में इस तरह अपन दिखा सकते हैं। ये स्मूथ का डीएनए, यहाँ पर जो नीले रंग में है ये रफ सेकंड का डीएनए है। ग्रीन कलर में जो मैंने दिखाया है ये एस थर्ड का डीएनए है। अब यहाँ पर क्या होगा, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इसकी ट्रिमिंग करेंगे, क्योंकि ये जो डीएनए अटैच हो रहा है इसके अंदर फालतू के नाइट्रोजन बेस भी है जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। उन फालतू के नाइट्रोजन बेस की यहाँ पर ट्रिमिंग की जाएगी, और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा ये डीएनए यहाँ से क्लीव होगा 2 पॉइंट पर। अब एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा जब ये क्लीव हो जाएगा तो इसकी सिचुएशन इस तरह की हो जाएगी। अब डीएनए का इस तरह जुड़ना, अपने कॉरस्पॉन्डिंग लोकेशन पे, अपने रिक्वायरमेंट लोकेशन पे अटैच होना, ये घटना क्या कहलाती है, सिनेप्सिस। अब लास्ट जो स्टेप है इसमें, दैट इज इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में क्या होगा,
ये स्मूथ बैक्टीरिया का डीएनए जो ग्रीन कलर में है, ये डीएनए इस रफ बैक्टीरिया के डीएनए जो कि नीले कलर में दिखाया है, इसके साथ ये अटैच हो जाता है और लाइगेज एंजाइम के द्वारा ये जो ब्रोकन एंड थे, ये ब्रोकन एंड लाइगेज एंजाइम के द्वारा यहाँ पर सील हो जाते हैं। लाइगेज एंजाइम के द्वारा ये निक पॉइंट जो है ये जुड़ जाते हैं। तो डीएनए को काटने का काम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कर रहे हैं, डीएनए को जोड़ने का काम लाइगेज एंजाइम कर रहे हैं। और उसके बाद में इस डीएनए की जो फाइनल जो सिचुएशन बनेगी वो इस तरह की हो जाएगी। दिस इज रफ डीएनए और इस रफ डीएनए के अंदर ये ग्रीन कलर में जो मैं दिखा रहा हूँ ये है स्मूथ बैक्टीरिया का डीएनए। अब ये स्मूथ बैक्टीरिया का जो डीएनए है इसके अंदर कैप्सूल बनाने की कैपेसिटी है, इसके अंदर वायरुलेंट प्रॉपर्टीज़ को डेवलप करने की कैपेसिटी है। तो जो बैक्टीरिया पहले शांत स्वभाव का था, नॉन वायरुलेंट टाइप का था, उस नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया के डीएनए में स्मूथ बैक्टीरिया का डीएनए जब जुड़ गया तो ये नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया वायरुलेंट प्रकृति में कन्वर्ट हो गया, यानी शांत स्वभाव का जो जीवाणु था वो उग्र स्वभाव के जीवाणु में कन्वर्ट हो गया और इसके अंदर निमोनिया रोग को पैदा करने की कैपेसिटी है वो डेवलप हो गई। तो इस तरह ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस 4 पदों में संपन्न होगा। बाइंडिंग ऑफ डीएनए, सेकेंड स्टेप इज पेनिट्रेशन ऑफ डीएनए, थर्ड स्टेप सिनेप्सिस ऑफ डीएनए, चौथी स्टेप इंटीग्रेशन ऑफ डीएनए। और ये जो इंटायर प्रोसेस है ये एनर्जी डिपेंडेंट होता है, ये पैसिव प्रोसेस नहीं है, ये एनर्जी डिपेंडेंट होता है, इसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है और ये प्रोसेस हवा में हो रहा है। हालांकि ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट तो लेबोरेटरी में संपादित किया क्योंकि टेस्ट ट्यूब में ये मिक्सचर था, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर उबले हुए S3 का सॉल्यूशन था और उसी के अंदर R2 का सॉल्यूशन मिक्स कर दिया। अब टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 तरह के बैक्टीरिया का जब मिक्सचर है तो उनके अंदर प्रॉक्सिमिटी है, उनके अंदर नज़दीकता है, उसके अंदर पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्वेश्चन है कि हवा के अंदर ये एंट्री कैसे होती है, पानी के अंदर जो जीवाणु है उसके अंदर एंट्री कैसे होती है। तो साइंटिस्ट ने निमोनिया रोग के बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट किए, इसके अलावा इन्होंने हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जो है उस बैक्टीरिया में भी ट्रांसफॉर्मेशन के प्रयोग किए, बैसिलस सबटिलिस जो जीवाणु है उसके अंदर भी एक्सपेरिमेंट किए और सक्सेसफुली इस टेक्निक को इन्होंने आजमाया है। अब इस एक्सपेरिमेंट में कई फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर है जैसे एक बहुत मेजर फैक्टर है, तो तापमान जब बढ़ता है ट्रांसफॉर्मेशन की रेट बढ़ेगी। कल्चर मीडियम कैसा है उस पर डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट में हवा है या नहीं उस पर डिपेंड करता है, डीएनए फ्रेगमेंट की लंबाई कितनी है, डीएनए फ्रेगमेंट का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, डीएनए फ्रेगमेंट में ये पर्टिकुलर सीक्वेंस है या नहीं है, या जो बैक्टीरिया है उसके अंदर रिसेप्टर पॉइंट है या नहीं है। तो ऐसे कई बातें हैं, उन कई फैक्टर्स पे ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेप है ये डिपेंड करती है। लेकिन नेचर में ये प्रोसेस चलता है और शांत स्वभाव के जो जीवाणु होते हैं वो उग्र स्वभाव में कन्वर्ट हो जाते हैं। बीमारी पैदा नहीं करने वाले जो जीवाणु हैं उनमें डिजीज़ पैदा करने की कैपेसिटी डेवलप हो जाती है, लेकिन ये घटना बहुत कम है। मुश्किल से कोई करोड़ों बैक्टीरिया हो, करोड़ों बैक्टीरिया में कोई मुश्किल से 5-10 बैक्टीरिया में ये घटना होती है, सभी बैक्टीरिया में नहीं होती है। यदि सभी बैक्टीरिया में ये फिनोमेनन डेवलप हो जाए तो पूरी दुनिया के अंदर महामारी फैल जाएगी, हर व्यक्ति इस डिजीज़ की चपेट में आ जाएगा। इसलिए नेचर ने एक तरह की अडेप्टेशन जो है वो इन बैक्टीरिया के अंदर डेवलप कर ली है। तो ये माइक्रोबियल जेनेटिक्स का फर्स्ट प्रोसेस दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। तो सूक्ष्म जीवों के अंदर, सूक्ष्म जीवाणुओं के अंदर भी डीएनए का ट्रांसमिशन होता है और बहुत ही आश्चर्य की बात है, बहुत ही ये रेयर परिघटनाएं हैं लेकिन नेचर में होती रहती है। तो इट इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन।